Us, dear students, in our previous lecture, we had study about the topic tripartite struggle. This struggle was took place between the three important powers that were Rashtrakutas, Palas, and Pratiharas. They fight for the Kannauj because Kannauj was considered a symbol of power in North India and its location is central. And this place stopped the war from the west side and the east side of इंडिया. और नेक्स्ट टॉपिक हमने रीड किया था राजपूत बेटा स्टार्ट कर दिया था. तो हम जो 5 राजपूत क्लांस थे, ठीक है, गुज्जर प्रतिहारा जो था वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया था ड्यू टू लैक ऑफ यूनिटी. और उनकी जो 5 क्लांस थे वो हमने लास्ट जो है लेक्चर में हमने सुने थे और नोट भी किए थे. तो उनकी जो अमर्जिंग है उसके ऊपर जो हिस्टोरियंस हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, क्योंकि राजपूतों की जो ओरिजिन है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है और कुछ खास इससे रिलेटेड सोर्सेज भी नहीं है जो हमें प्रूफ कर सकें कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई बेटा. तो इनके आपस में व्यूज़ हैं हिस्टोरियंस के, उनको कोरिलेट करके हिस्ट्री के अंदर ऐड किया गया है कि राजपूत जो हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी. तो चैप्टर के अंदर देखिए बेटा, अराउंड 9th century CE द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया हैड बिकम अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल किंगडम एज द पावर ऑफ द राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास. ये आपस में युद्ध करते रहे 9th century तक. इनके जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल किंगडम्स जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनका एम्पायर. तीनों जो शक्तियाँ थी इनकी खुद की अमर्जिंग कब हुई थी, जब हर्षवर्धन की डेथ होती है. तो ये 3 पावरफुल जो है अरोज हुए थे किंगडम, बट इनमें भी यूनिटी नहीं थी और ये भी आगे जो है डिसइंटीग्रेट हो गए, डिवाइड हो गए और बहुत सारी स्मॉल किंगडम जो है नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग 9th century जो थी दिखाई दे रही थी. और 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन मेडिवल इंडिया. और 10th century के आसपास 3 जो है इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है टुक प्लेस इन मेडिवल इंडिया. फर्स्टली नॉर्थ इंडिया केम इन क्लोज कंटैक्ट विद वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया. और सेकेंडली मोस्ट ऑफ द किंगडम केम अंडर द रूल ऑफ राजपूत और हु वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद वन एनदर. यानी कि 3 ऐसी ख़ास बातें हुई 10th century के अंदर, चेंजेस आई, डेवलपमेंट हुआ. और उसमें जो राजपूत से उन्होंने बहुत सारे जो है लार्ज एरिया को कवर किया हुआ था, बट उनमें भी लैक ऑफ यूनिटी थी जिसकी वजह से कंटिन्यू वो किस में उलझे रहे, युद्धों के अंदर उलझे रहे. और कंटिन्यूस वार क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. और वही कंडीशन आ गई जो हर्षवर्धन की डेथ के बाद हुई 10th century के अंदर, जब जो इंडियन नेटिव्स थे, रूलर्स थे, उनमें आपस में ही यूनिटी नहीं थी, युद्ध में उलझे रहते थे. तो जो बाहर के आक्रमणकारी थे उनका वो सामना करने में बिल्कुल भी जो है पावरफुल नहीं थे. और इसका जो सिचुएशन रही है उस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसका जो एडवांटेज था तुर्किश इन्वेशंस उस टाइम के दौरान हुए. यानी कि 10th century में हमेशा हमने देखा है कि जब राजा वीकर हो जाता है तो उसका फ़ायदा आसपास के राजा और जो फॉरेनर्स होते हैं वो उठाते हैं भाई. तो जो इन्वेडर्स थे, तुर्किश इन्वेडर, उन्होंने इन्वेशंस किए, आक्रमण किया भारत के ऊपर और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो है फ़ायदा उठाया. द राजपूत प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेडिवल इंडिया. मेडिवल पीरियड में स्टार्टिंग में बेटा राजपूत जो थे उनकी काफ़ी जो है शक्ति थी, एम्पायर जो था बहुत ज़्यादा बड़ा था. दे वर फेमस फॉर दियर ब्रेवरी. देयर इज़ नो क्लैरिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत. वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो उनमें एक ही कमी थी कि उसमें यूनिटी नहीं थी. और उनकी जो ओरिजिन है, हाउ दे ओरिजिन, देयर इज़ कन्फ्यूज़न बिटवीन द historians. The word Rajput means, some historians
thought that the word Rajput means son of Raja, king, but the all Rajput do not belong to royal families. लेकिन सभी जो राजपूत थे वो शाही परिवार से, रॉयल फैमिली से, यानी कि उनके जो अनसेस्टर्स थे वो राजा नहीं थे, वो गरीब परिवारों से थे। मैनी राजपूत फैमिली ट्रेस दियर ओरिजिन टू सन और मून और थर, दे आर नॉन एज सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनका ओरिजिन सन और मून से हुआ है, इसलिए उनका जो है नाम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये कास्ट है राजपूतों के अंदर बेटा। बहुत सारे राजपूत अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, कोई चंद्रवंशी कहता है। तो ये सन और मून से इनका जो है ओरिजिन माना जाता है, इतिहासकार मानते हैं। रिस्पेक्टिवली सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट राजपूत आर द डिसेंडेंट ऑफ फॉरेन ट्राइब्स, और कुछ ऐसा मानते हैं कि वो जो है फॉरेन ट्राइब जो सेंट्रल एशिया से इन्वेडर्स आए थे हमारी कंट्री में, तो कुछ जो है इतिहासकार मानते हैं कि ये उनके ही डिसेंडेंट थे, यानी कि उत्तराधिकारी थे, जो बाहर से कबीला जो जातियाँ लड़ने आई। इट इज़ आल्सो बिलीव दैट द मेन 4 क्लान्स ऑफ राजपूत वाज बॉर्न फ्री फ्रॉम फायर अल्टर्स, और कुछ का विश्वास है कि राजपूतों के जो 4 क्लान्स है, जो 4 वंश हैं, वो अग्नि कुल से पैदा हुए हैं, यानी कि उनकी उत्पत्ति अग्नि के अंदर से हुई है बेटा। तो ये अपनी इमेजिनेशन है हिस्टोरियंस की, जो रियलिटी है उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इस तरीके से जो राजपूत है कहाँ से आए, कैसे वो उनकी स्टार्टिंग हुई, तो कोई भी नहीं उनके बारे में अच्छे से जानता बेटा। दे वर आल्सो नोन एज अग्निकुल्स, अग्नि से वो पैदा हुए तो उनको अग्निकुल के बोला जाता है। दे आर परमाराज 4 क्लान्स बेटा, अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट है ये। नेम क्या थे उनके? परमार जो थे वो मालवा की साइड जो सेटल्ड थे, प्रतिहाराज राजस्थान गुजरात की साइड थे, चौहान्स जो थे अजमेर की साइड थे, और चालुक्य जो थे गुजरात के अंदर इनकी एम्पायर थी, उन्होंने वहाँ पर रूल किया। तो वी रीड द अबाउट द 4 क्लान्स, दे वर परमाराज, प्रतिहाराज, चौहान्स एंड चालुक्यास। देयर वर अबाउट 36 क्लान्स ऑफ राजपूत। हमें 4 क्लान्स के बारे में, उनकी टेरिटरी के बारे में पता है, बट माना जाता है कि राजपूतों की 36 जो थी बरादरियाँ थी, 36 क्लान्स थे बेटा। चौहान डायनेस्टी इंजॉयज अ स्पेशल प्लेस ऑफ प्रेस्टीज अमंग ऑल द राजपूत क्लान्स। अब जितने भी क्लान्स हुए हैं राजपूत में, उसमें चौहान जो थे वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं हिस्ट्री के अंदर। पावरफुल थे, वॉरियर्स थे और ब्रेव थे। द चौहान किंग रूल ओवर गुजरात, रूल कहाँ किया था उन्होंने बेटा? गुजरात में और पार्ट ऑफ राजस्थान। पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग अमंग चौहान्स। आपने बेटा नेम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई। तो इन दोनों का जो है नाम साथ साथ लिया जाता है हिस्ट्री के अंदर। राजपूतों में जो चौहान डायनेस्टी के अंदर पृथ्वीराज चौहान जो था सबसे ज़्यादा ताकतवर था। ही केम टू द थ्रोन इन 1177 CE। तो जब वो गद्दी पर बैठा उस वक्त जो टाइम पीरियड था बेटा वो क्या था? 1177 CE। ही मेड मैनी कॉन्केस्ट। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने बहुत सारे जो है युद्ध किए और बहुत सारी उसको जो है युद्धों को उसने जीता भी। ही आल्सो चेक द एडवांस मेड बाय मोहम्मद गोरी ऑफ गौर, अंडरलाइन दिस। मोहम्मद गोरी का उसने सामना किया, उसके साथ युद्ध किया, क्योंकि मोहम्मद गोरी जो था वो वेस्ट साइड से आया था, इंडिया की वेस्ट साइड से। अफ़गानिस्तान बेटा पता है ना, पाकिस्तान से नेक्स्ट हमारा नेबरिंग कंट्री जो है वो अफ़गानिस्तान है, वहाँ का वो रूलर था और उसने इन्वेड किया था इंडिया के अंदर। कब किया था बेटा? 1192 में। तो उसने अटैक किया, तो इसका जो सामना था राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने किया था और उसको हरा दिया था। और ये युद्ध कहाँ हुआ था बेटा? ही डिफीटेड द मोहम्मद गोरी एट द बैटलफील्ड ऑफ तराइन नियर बठिंडा। तराइन के अंदर हुआ था, ये पंजाब का एरिया है बेटा। बठिंडा एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की।
इवन टुडे पृथ्वीराज चौहान रिमेन्स अ हीरो ऑफ मैनी फोक टेल्स ऑफ इंडिया। तो जो भारत के ग्रामीण जो स्टोरीज़ है, कहानियाँ होती हैं बेटा, उसमें पृथ्वीराज चौहान को एक हीरो के रूप में पेश किया जाता है। चंद बरदाई कंपोज एन एपिक पोइम, उसका कोर्टियर था, पोइट था चंद बरदाई। उसने उसके बारे में एक पोएम लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। ये बुक है बेटा, विच नरेट्स हिज ब्रेवरी एंड हीरोइज़म। इसमें चंद बरदाई ने, ये बेस्ट फ्रेंड भी थे, और चंद बरदाई उसके दरबार का एक दरबारी कवि भी था बेटा, कोर्टियर था। और उसने उसकी ब्रेवरी के बारे में, उसकी हीरोइज़म के बारे में, जो उसने मोहम्मद गोरी के साथ फाइट की थी और उसको डिफ़ीट किया था, जो फॉरेन इन्वेडर्स था, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में बेटा। तो इसलिए उसकी इस ब्रेवरी को, इसकी गाथा को आज भी जो है गाया जाता है, लोगों को इसके बारे में पता है। ये थोड़ा स्टोरी है इसमें, डू यू नो में, कि पृथ्वीराज चौहान जो था वो कौन था और उसका रिलेशन क्या था शिवंगिता के साथ बेटा। तो ये आपको भी शायद आपने सुना हो कभी। जयचंद जो था एक, वो भी एक राजा था, किंग ऑफ कन्नौज, कन्नौज का राजा था। और उसने एक, कहते हैं कि अपनी डॉटर के लिए स्वयंवर, ये सम्मुखता लिखा हुआ है, बट की उसकी जो वाइफ बनी थी पृथ्वीराज चौहान की, वो स्योंगिता बोला जाता है। तो ये स्योंगिता जो थी वो जयचंद की डॉटर थी, और जयचंद जो था उस वक्त कन्नौज में रूल कर रहा था। जयचंद कहते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था। इसने हेल्प की थी मोहम्मद गोरी के साथ जब युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान ने, तो जयचंद ने उस वक्त उसकी हेल्प की और वो युद्ध जीत गया। लेकिन जयचंद जो है शेड्यूल कास्ट का था, और पृथ्वीराज चौहान का जो नाना था वो पसंद नहीं करता था जयचंद को, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने जो है अपने नाना को बताया कि वो उसकी डॉटर को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो उसने कहा कि अगर तू ऐसा करेगा तो मेरा तेरे साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। अब जयचंद को इस बारे में पता चल गया, उसको बहुत गुस्सा आया। राजा तो था ही, चाहे वो छोटी कास्ट से था, तो उसने स्वयंवर जो है, स्वयंवर क्या होता है, पहले टाइम में शादियां ऐसी होती थी बेटा, जो लड़की होती थी उसको खुद चूज़ करना पड़ता था अपना हस्बैंड। तो वो एक स्वयंवर प्रथा थी, एक प्रैक्टिस इस सोसाइटी के अंदर। तो जयचंद ने सभी जो आसपास की रियासतों के राजा थे उनको बुलाया, और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। बल्कि उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान का एक जो स्टैचू है बनाकर जो दरबार के बाहर एक गेट था उसके आगे खड़ा कर दिया, यानी कि उसकी इंसल्ट की। उस टाइम पृथ्वीराज चौहान बहुत पावरफुल रूलर था, लेकिन उसको चिढ़ाने के लिए जयचंद ने ऐसे किया। अब क्या किया उसने, ही डिड नॉट इनवाइट पृथ्वीराज चौहान, और ही प्लेस्ड अ स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज इन द पोजीशन ऑफ डोर कीपर, यानी कि उसको एक डोर कीपर के रूप में पेश किया, उसका स्टैचू बाहर रख दिया। इन हिज कोर्ट टू इंसल्ट हिम द प्रिंसेस of Kannauj rejected all the princes assembled and instead placed the garlands around the statue neck। अब जो उसकी बेटी थी, डॉटर जो थी स्योंगिता, उसने क्या किया, जितने भी दरबार के अंदर राजा आए हुए थे शादी करने के लिए उसे, उन सबको जो है उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, यानी उनकी तरफ देखा भी नहीं। और जो गारलैंड था, यानी जो माला थी उसके हाथ में, वो उसने जाकर पृथ्वीराज चौहान के स्टैचू पर डाल दी। बिफोर द कर्टियर्स रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, पृथ्वीराज हु हैड बीन हाइडिंग क्लोज बाई स्प्रंग अप एंड रोड अवे द प्रिंसेस। अब ये सब जो है पृथ्वीराज चौहान देख रहा था बाहर से। जैसे ही उसने उसको माला डाली, सारे जो दरबार के अंदर बैठे हुए थे राजा, जो इस निमंत्रण पर, इनविटेशन पर आए हुए थे, ये क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड। तो पृथ्वीराज चौहान उसको देख रहा था, उसने एकदम से छलांग लगाई और प्रिंसेस को उठाया और उसको दौड़ाकर भगाकर ले गया। तो ये जस्ट एक सिंपल स्टोरी थी बेटा उस पावरफुल रूलर की, जिसने बहुत सारे ब्रेवरी के वक्त जो काम किए थे हिस्ट्री के अंदर। तो द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी एंड कांस्टेंट इन फाइटिंग क्रिएटेड डिसयूनिटी एंड एनमाइटी क्या होता है बेटा, शत्रुता अमंग द राजपूत।
स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी क्या होता है बेटा, अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश में राजपूतों में आपस में जो क्या थी, इन फाइटिंग्स होती रही थी। और इन फाइटिंग से क्या हुआ, डिसयूनिटी हुई, एनमिटी हुई, और भी ज़्यादा उनमें नफ़रत और शत्रुता पैदा होती रही। दिस अटैक द मुस्लिम इन्वेशन इन इंडिया। अब यहाँ जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई ड्यूरिंग जो 12th सेंचुरी, उसका बेनिफिट, उसका एडवांटेज फिर मुस्लिम इन्वेशंस हुए और मुसलमानों ने इसका फ़ायदा उठाया। राजपूत फेल टू ज्वाइन हैंड्स विद ईच अदर टू डिफेंड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेशंस। अब यहाँ पर राजपूत जो थे वो पहले ही वीकर हो चुके थे, क्योंकि कंटिन्यू जो इन फाइटिंग चल रही थी, इस चीज़ ने उनको वीकेंड कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मिलकर जो अरब आक्रमण थे उनको रोक पाते, उनको हरा पाते, डिफेंड कर पाते बेटा। तो यहाँ पर 10th सेंचुरी तक का हमने जो है इतिहास पढ़ा है कि 647 के बाद जो 8th 9th और 10th सेंचुरी में राजपूतों का जो इम्पोर्टेंट रोल था उसकी हमने स्टडी कर ली है। और इसके जो आगे का इतिहास है वो नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। अब इस टाइम पीरियड में यानी कि 300 ईयर्स हो गए, उसमें क्या जो है एडमिनिस्ट्रेशन रहा नॉर्थ इंडिया का, अलग अलग रूलर्स आए, अलग अलग एम्पायर्स हमने रीड किए। तो उन रूलर्स ने कौन से स्टेप उठाए अपनी पब्लिक के लिए बेटा। तो वही सारे जो वर्क थे, पॉलिसीज थी, लॉज थी, वो किस में ऐड होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जो गवर्नेंस था, शासन प्रबंध था नॉर्थ इंडिया का, उसको हम आगे रीड करेंगे बेटा। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है बेटा, द किंग वॉज पावरफुल बिकॉज ऑल द पावर्स विद द रूलर्स एंड ही वॉज असिस्टेड बाय डिफरेंट ऑफिशियल्स। अब उसकी हेल्प के लिए, असिस्ट क्या होता है, हेल्प करना। अब सारी पावर जो है वो किस में मर्ज है बेटा, राजा के अंदर। यानी राजा जो था वो कभी भी अपनी पावर को शेयर नहीं करता था, अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो शेयर करता था। और उस ड्यूटीज़ को जो है किसके साथ शेयर करता था, अपने दरबारी जो मंत्री होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, उनके साथ। यानी उनकी हेल्प लेके राजा जो था अपनी एम्पायर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता था। एम्पायर वार डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। होल एम्पायर यानी कि जो पूरी एम्पायर होती थी उसको प्रोविंसेस, प्रांतों में बांटा जाता था। किंग वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री एज वेल एज द जुडिशरी। और मिलिट्री और जुडिशरी ये दोनों पावर जो थी वो किसके हैंड में होती थी, राजा के हैंड में बेटा। द किंग स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग्स अप स्ट्रॉन्ग आर्मीज। राजा जो भी रेवेन्यू उसको मिलता था, जो भी उसकी स्टेट के अंदर इनकम सोर्सेज थे, उन इनकम सोर्सेज से वो क्या करता था, आर्मी जो है उसको मेंटेन करता था। और क्या करता था बेटा, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स और पैलेस, इनको जो है कंस्ट्रक्ट करवाने में जो इनकम थी उसको खर्च करता था बेटा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा, जो किंग था, किंग वॉज ऑल पावरफुल, ऑल पावर्स मर्ज इज विद इन द हैंड्स ऑफ किंग। ही डिड नॉट शेयर देयर पावर्स बट ही टेक हेल्प फ्रॉम देयर ऑफिशियल्स। ही डिवाइडेड द होल एम्पायर इनटू प्रोविंसेस, ठीक है बेटा। और ही स्पेंट ऑल हिज मनी इन द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नेंस के अंदर बेटा इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं हम, इनकम, कि राजा की इनकम क्या थी, या जो वहाँ की सोसाइटी थी, लोग थे, उनकी इनकम के सोर्सेज क्या आते थे। इकोनॉमी अगर वर्ड आता है तो वो इनकम से रिलेटेड होता है बेटा। तो ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं कि लोग ट्रेड करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कहाँ से लोगों को पैसा आता था और वो सर्वाइव करते थे बेटा। देयर वाज अ ग्रेट इकोनॉमी डिस्पार्टी अमंग सोशल क्लासेस। बहुत ज़्यादा डिस्पार्टी थी, डिफरेंस था सोशल क्लासेस के अंदर इनकम को लेकर बेटा। द रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल एंड द ट्रेडर्स वर प्रॉस्पर्स।
क्या डिफरेंस था बेटा? जो रॉयल फैमिली के लोग थे या बड़े दरबारी कवि थे या दरबारी मंत्री थे, जो भी दरबार में रहता था, या जो ट्रेडर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा रिच थे, प्रॉस्पर्स थे। पीपल लिविंग इन विलेज वर पुअर, जो गांव में रहते थे लोग वो बहुत ही गरीब थे। टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ रिचेज एंड हैज़ अट्रैक्टेड ए लॉट ऑफ इन्वेडर्स। अब जो टेम्पल्स थे बेटा वो किसका सेंटर थे? एक अमीरी का, रिचेस, यानी कि मंदिरों में लोग बहुत ज़्यादा दान देते थे, जिसकी वजह से टेम्पल्स की जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी। और वो प्रॉपर्टी जो थी वो किसका कारण बनी? दैट मनी अट्रैक्ट द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मीन्स क्या आता है बेटा? जो दूसरी देशों से आक्रमण करना आते हैं उसको आक्रमणकारी कहते हैं बेटा। इन्वेड करना, आक्रमण करना। नेक्स्ट इकॉनमी में कंडीशन देखते हैं। फ्यूडल सिस्टम जो था वो प्रिवलेंट था नॉर्थ इंडिया में, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है फेमस था फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बेटा? राजा जो था, किंग जो भी होता था, वो अपने मंत्रियों को बहुत सारी लैंड दे देता था ग्रांट के रूप में। और वो जो फ्यूडल होते थे, जमींदार होते थे, फ्यूडल मीन्स क्या होता है? बिग लैंड लॉर्ड्स। अब वो बिग लैंड लॉर्ड्स कैसे बने? तो राजा उनको देता था ग्रांट में जो लैंड, क्योंकि जैसे ही राजा को खुशी होती थी, कोई भी जो मंत्री होता था अगर युद्ध जीत जाता है या राजा के लिए कुछ करता है तो उसको एज अ गिफ्ट जो है लैंड ग्रांट करता था राजा। तो जो फ्यूडल्स थे वो इतने रिच थे, मे भी किन्हीं एरियाज़ में जो इंडिया के उस टाइम में फ्यूडल राजा से भी ज़्यादा रिच थे, उनके पास पैसा होता था क्योंकि लैंड थी उनके पास, वो खेती करवाते थे उस पर। किंग्स ग्रांटेड लैंड एज रिवार्ड टू ऑफिसर्स हु केम टू बी नोन एज ठाकुर और राइज। जो जमींदार थे, अपनी प्रॉपर्टी की वजह से उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने एरिया में ठाकुर और राय के नाम से जाने जाते थे। लोग उनको ठाकुर बोलते थे या राय बोलते थे, राय बहादुर राय, ऐसे जो है एक टाइटल है ये बेटा। दे प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस टू द किंग एट टाइम्स ऑफ वॉर। अब राजा ने उनको ग्रांट के रूप में लैंड दी और उसके बदले में जो फ्यूडल्स होते थे वो क्या देते थे? राजा को हेल्प ड्यूरिंग वार। कैसे हेल्प करते थे? जो उनके खेतों में फार्मर्स काम करते थे, जो पीजेंट काम करते थे, उनको एज आ आर्मी काम करना भी पड़ता था। जब वो फ्री टाइम होते थे तो वो ट्रेनिंग लेते थे युद्ध कैसे करते हैं। तो उनके साथ साथ फार्मर पीजेंट्स के साथ साथ वो एक तरह से सेना भी तैयार हो जाती थी। और जब राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो राजा को युद्ध में जो फ्यूडल्स होते थे वो हेल्प करते थे। तो राजा को ग्रांट के बदले में क्या मिलता था? हेल्प ड्यूरिंग द वॉर। द फ्यूडल सिस्टम लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मैनी एम्पायर्स एज द फ्यूडल लॉर्ड्स गेव ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द किंग। अब जो राजा जो था वो ग्रांट दे दिया, उसने लैंड दे दी, फ्यूडल जो थे, जिम्मेदार जो थे, वो उसके मालिक बन जाते थे। और ये तब फ़ायदा उठाते थे जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती थी, जब राजा वीक हो जाता था या उसकी डेथ हो जाती थी। और फिर उस डेथ के बाद जो फ्यूडल्स थे, जो अंडर कंट्रोल काम कर रहे होते थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे, क्योंकि उनको डर तो होता नहीं था, अभी अब राजा तो है नहीं है, या जो उसके सक्सेसर्स हैं वो वीक हैं, वो उनके कंट्रोल से बाहर हैं। तो क्या करते थे? वो राजा को बहुत कम रेवेन्यू, जो लैंड देखो राजा ने गिफ्ट में दी है, अब उसके ऊपर जो टैक्स उनको देना पड़ता था। जैसे ही देखते थे कि राजा वीकर हो गया है या उसकी डेथ हो गई है तो वो खजाने में टैक्स जमा ही नहीं करवाते थे। दिस वीकेंड द पावर ऑफ द किंग। फिर क्या होता था? जो वो एम्पायर होता था, जिसके वो फ्यूडल होते थे, वो एम्पायर जो है, राजा जो है, वो कमज़ोर होता जाता था, क्योंकि उसके पास ही पैसा ही नहीं होता था, वो कैसे खर्च करेगा। तो मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? राजा को जो ट्रेजरी है वो तभी अगर भरी होती है तभी राजा पावरफुल होता है, क्योंकि उसने आर्मी पे भी खर्च करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी उसको पैसा चाहिए। अब अगर टैक्स का पैसा कलेक्ट नहीं होता तो राजा कहाँ से खर्चे करेगा? तो मिलिट्री पुअर होती जाएगी, राजा अपने आप पुअर हो जाएगा। द फ्यूडल सिस्टम लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मैनी एम्पायर्स।
इस तरीके से फ्यूडल की सिस्टम से जो रेवेन्यू नहीं देते थे राजा को, वो राजा को और भी ज़्यादा वीकेंड कर देते थे, कमज़ोर बना देते थे। मैनी फ्यूडल लॉर्ड्स लाइक चौहान एंड परमार्स बिकम पावरफुल एंड इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट एम्पायर। चौहान और परमार्स ऐसे ही एग्जाम्पल हैं, ये भी फ्यूडल्स थे और इन्होंने जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसका फ़ायदा उठाया और अपने आप को अपने एरियाज़ में जहाँ के वो फ्यूडल थे राजा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट रूलर। व्हेन दे डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट व्हेन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ अनस्टेबल। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, मार्क कर लें यहीं पर इंडिपेंडेंट एम्पायर तक। सोसाइटी टॉपिक जो है नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, टिल देन गुड बाय।